अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज का हमारा पहला मौजू पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से पहले भी इजलास हुए और उस इजलास में वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के साथ मुशावरत की कि आज इजलास जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा। आज का जो जॉइंट सेशन था उसमें बहुत सारे मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे, जिनमें फैक्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से तरमीम थी, जिन तरमीम को अपोजिशन ने रिजेक्ट किया और उनको पेश किया गया, हाउस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया स्पीकर साहब ने, जिसके बाद वो बिल जो है वो कसरत राय से जो है वो पास हो गया। इसके अलावा जो पार्लियामेंट का इजलास था उसमें वक्फ इमलाक बिल भी मंजूर हुआ और दीगर बिल भी मंजूर हुए, तरमीम भी हुई, बट जो ऑर्डर ऑफ द हाउस था वो काफ़ी हमें डिस्टर्ब नज़र आया, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हमें नज़र आई। इस फैक्ट का जो बिल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, इसके पीछे क्या, इसके पस मंज़र क्या हक़ाइक़ हैं, इसका मंजूर होना कितना ज़रूरी था, फैक्ट की जानिब से कितनी ज़िम्मेदारियाँ हम पर आयद की गई थी, कितने क्लॉज इसके अंदर, कितनी शिक इसके अंदर शामिल थी, कितनी चेकलिस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट थी, इसका जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले देखते हैं कि आज जॉइंट सेशन में किसने क्या कहा। स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे, मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। All those in favor of the motion may say aye. Motion is adopted. Amendment in class 2 standing in the name of Senator Mushtaq. काउंटिंग करता हूं। उस जजमेंट के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है कि स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स, इंक्लूडिंग द 5 एडवाइजर्स mentioned in the constitution का पहले इसको देखते हैं। The President may, on the advice of the Prime Minister, appoint not more than 5 advisors on such terms and conditions as he may determine. 2. The provisions of Article 57 shall also apply to an advisor. यहाँ लीडर तो अपोजिशन खड़े होते हैं, लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी खड़े होते हैं, आप उनको वक्त नहीं रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है। शाहिद साहब, मैं गुजारिश करूंगा आप रूल 126 पढ़ लें, जनरल डिस्कशन पहले जरूरी है। मैं भी तमाम हाउस को बहुत बड़ा मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि आज हमने तारीखी कानून साजी की है। आप सबको बहुत मुबारक हो। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, प्रेसिडेंट है पिलडैट के। वेलकम टू द शो अहमद साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है कि आप फैक्ट पे ग्रिप रखते हैं, आप उबूर रखते हैं इस इशू पे, ये बताइए कि फैक्ट की जानिब से कितनी हम पे कंपलसेशन थी कि हम इस बिल को जो है वो पेश करें, मंजूर करें और उस पर एक्ट करें। देखिए, जो फैटफ का मामला है, ये असल चीज़ तो ये है कि एक एक्शन प्लान पाकिस्तान की हुकूमत ने एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि फैटफ का एक ज़ैली इदारा है, उसके साथ एग्री किया हुआ है कि उसके ऊपर वो अमल करेंगे। और पहले भी पाकिस्तान कई रिपोर्ट्स पेश कर चुका है जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होता है कि हम ये पूरा कर चुके हैं जो एक्शन प्लान है, लेकिन हर दफ़ा फैटफ या APG वो ये बात कहती है कि आपने ये काम नहीं किया, इसलिए हमें वो ग्रेड लिस्ट से हटाते नहीं हैं। और अब भी बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है कि 14 के करीब कवानीन FATF के मुतालबात को पूरा करने के लिए वो कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो एक्शन प्लान पूरा टेक्स्ट उसका हमारे सामने नहीं है, वो एक खुफिया सी दस्तावेज़ खामखा का समझा हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि ये जो आखिरी कवानीन जिस पे अपोजिशन और हुकूमत का इख्तलाफ हुआ, उसके अंदर वो चीज़ें जिस पे अपोजिशन एतराज़ कर रही थी, क्या वो वाकई ज़रूरी थी या हुकूमत FATF का फ़ायदा उठा के वो ऐसी चीज़ें डालना चाहती थी जिसको कल वो इंसानी हकूक़ और लोगों की शहरी आज़ादियाँ महदूद कर सके। तो इसके ऊपर इख्तलाफ था। मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि अपोजिशन का जो एतराज़ था वो बेजा था या वो दुरुस्त था, लेकिन देखिए 14 में से 12 कवानीन तो अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दे के पास करवाए थे, तो ये 2 भी पास करवा सकते थे, लेकिन आखिर में आपको मालूम है कि पिछले सेनेट के सेशन में लीडर ऑफ द हाउस ने
अपोजिशन के लीडर के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए थे जिससे कुछ बदमज़गी हो गई थी और अपोजिशन का मुतालबा था कि आप अल्फाज वापस लें। गालिबन वो ले लेते तो फिर ये मामला भी तय हो जाता, लेकिन ये चूँकि दोनों के दरमियान एक बदमज़गी का एक बैकग्राउंड है वो चल रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। लेकिन यकीन से मैं नहीं कह सकता कि ये वाकई सब कुछ जो उस पर लिखा हुआ है वह FATF की मुतालबा था या इसमें से कुछ इजाफी भी हुकूमत करवाना चाहती थी। सर देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फेडरल कैबिनेट, जितने वफाकी वज़रा हैं वो सारे ये कहते हैं कि जो इसके हक़ में नहीं है, जो इसको अपोज कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो दुश्मन हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए और हालात ख़राब हो जाएं, बिगड़ जाएं। अगर वो ऐसा ना चाहते होते तो वो आज हमारा साथ दे रहे होते। वो हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इसकी जो है मुखालिफत करें? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत को यह पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क में तकरीबन जिस तादाद में हुकूमत है उसी तादाद में तकरीबन अपोजिशन है, चंद वोटों का तफावत के साथ। आज भी देखें जो वोटिंग हुई तो उसमें 10 वोटों का सिर्फ फ़र्क था, 190 और 200। तो सेनेट में वो अक्सरियत में है इस वक्त अपोजिशन। तो क्या हम ये साबित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मुल्क दुश्मन लोगों की इतनी बड़ी तादाद दोनों ऐवानों में मौजूद है? हम क्या साबित कर रहे हैं, जिसमें एक सूबे में एक पार्टी की हुकूमत भी है, दूसरे सूबे में वो अक्सरियती पार्टी थी अगर अकेली देखी जाए। तो ये मेरे ख्याल में कहना दुरुस्त नहीं है। इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त है, अपोजिशन की गलत है। अपोजिशन भी यही क्लेम कर सकती है और आखिर में फैसला तो वोटिंग से होना है। वो आपने वोटिंग से किया, तो ये मेरे ख्याल में कहना दुरुस्त नहीं है कि जो भी हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रख रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है और वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अपर हाउस है और लोअर हाउस है, इसमें इसका बहुत एक तकद्दुस है। लोअर हाउस कौमी असम्बली से एक चीज़ मंजूर हो जाती है, अपर हाउस में जाती है, वहाँ पर जाकर रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन इसकी सेंटिटी को मलूज़ खातर नहीं रखा जाता। बेशक आइन के मुताबिक जॉइंट सेशन कॉल करके बिल की तरामीम के ऊपर डिस्कशन करके उसको मंजूर कर लिया जाता है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इसका इस्तेहकाक या इसकी सैंक्टिटी जो है वो समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है? मेरे ख्याल में नहीं। देखिए, ये तो मामला ऐसा है कि खुश असलूबी के साथ हो जाता, इत्तफाक राय के साथ हो जाता, गवर्नमेंट अपोजिशन को एतमाद में ले लेती और अपोजिशन भी गवर्नमेंट के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेती, तो बहुत अच्छा होता। वो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन हर चीज़ के ऊपर ऐसा हो नहीं पाता। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि 12 कवानीन तो इसी तरह इत्तफाक राय से पास हो चुके हैं ना, तो ये भी हो सकते थे। लेकिन अगर ये नहीं हुए तो फिर जिस तरीके से हुए वो भी एक दस्तूर के अंदर दिया हुआ रास्ता है कि अगर आप एक ऐवान से मंजूर हो जाए, दूसरे ऐवान से रिजेक्ट हो जाए, तो फिर यह मामला मुश्तरका इजलास में जाता है। और मुश्तरका इजलास भी वो है जिसमें बेसिकली अपोजिशन की अक्सरियत है। अगर अपोजिशन वो अपनी अक्सरियत को मैनेज नहीं कर सकी, आज उसे मार्शल नहीं कर सकी, तो मेरे ख्याल में ये अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि उनकी अपनी मैनेजमेंट कितनी कमज़ोर है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जो उनके एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनको खुश रखना, उनको साथ लेके चलना उनके लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत तो अपने इस इरादे में कामयाब रही है, लेकिन हमने बीच में देखा ना कि जो एलाइज हैं उनमें कुछ रिफ्ट गवर्नमेंट के साथ हमें कुछ रीसेंट पास में नज़र आई। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला आपसे क्वेश्चन सर ये है कि जब पहले ऐसे बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, 2007 के 2015 के अंदर लेजिस्लेशन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत सारी तरमीम की गई, कानून अवेलेबल है, अमल नहीं हो पाया, हम नए की जाने बढ़ चले हैं। क्या हम फैटफ को पुरानियों पे, जो पुराने बिल्स से या पुराने लॉज से, उनके ऊपर हम क्या सेटिस्फाई नहीं कर पाए? हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो वीक थी या हमारी लेजिस्लेशन वीक थी? देखिए, वो जो इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन लेजिस्लेशन के भी मसाइल थे। मामला ये है कि वक्त के साथ साथ चूँकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसके मामलात में नई चीज़ें सामने आती हैं, तो कानून को भी उसके साथ अपना कदम बढ़ा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। यानी दे हैव टू कीप
पेस विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो अब वो चूंकि वक्त के साथ हमने अपने कवानीन को अपडेट नहीं किया, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF का मुतालबा था कि अपने कवानीन को भी बेहतर करें। अभी तो हम FATF की बात कर रहे हैं, इसी तरह का मुतालबा IMF की तरफ से भी है। 4-5 कवानीन हमने उनके कहने पे भी पास करने हैं। मैं सर कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उन्होंने किया। चीमा साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को बहुत मसले हैं। वो कहती है कि जी हमें FATF की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि इस बिल को मंजूर किया जाए। आप इसको मंजूर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, हमारे पे फाइनेंशियल सैंक्शंस लग सकती हैं। आप क्यों नहीं सपोर्ट करते सर उनको? देखिए, FATF की जो रिक्वायरमेंट थी उस हवाले से जो कानून साजी थी, हमने भरपूर तावन किया है जी। पूरी अपोजिशन ने, मुतहिदा अपोजिशन ने भरपूर तावन किया हुकूमत के साथ, और वो जो जरूरी कानून साजी थी वो हो चुकी। अब ये जो है ये FATF की आड़ में मुल्क में काले कवानीन लाना चाह रहे हैं, आवाम से उनके बुनियादी हकूक छीनना चाहते हैं। हम उसमें पार्टी नहीं बन सकते। आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट आई वॉश कर रही है सर? बिल्कुल, FATF का नाम इस्तेमाल करके वो जो है आमराना कवानीन जो है वो नाफिज करना चाहती है। देखें, हमने उनसे पूछा है, FATF ने मसलन हमने कहा कि FATF ने कहा है कि आप जिसको चाहे पकड़ लें, 120 दिन उसको अंदर रखें, उसको बेल के लिए मूव करने की भी इजाजत ना हो। ये कहाँ FATF की रिक्वायरमेंट है? आप ये जो है ये सिर्फ आमराना कवानीन, काले कवानीन नाफिज करना चाह रहे हैं FATF की आड़ में, FATF का नाम। तो सर गवर्नमेंट उससे मौकफ ये देती है कि भाई अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया, तो आपको हम क्यों पकड़ेंगे या किसी को भी हम क्यों पकड़ेंगे? ये बताइए क्या मुहज़्ज़म मुल्कों में इस तरह के कवानीन हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या FATF के इस तरह की अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो क्या किसी मुहज़्ज़म मुल्क ने आज तक इस तरह के कवानीन बनाए? सर मुहज़्ज़म ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में भी तो नहीं है ना। गुजारिश ये है कि ये FATF का सिर्फ नाम लेकर उसकी आड़ में काले कवानीन नाफिज करना चाहते हैं, आवाम से उनके बुनियादी हकूक छीनना चाहते हैं। ये हम नहीं करने देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर आपके साथ दूसरी पार्टी एग्री करती, वो कहती कि जी गवर्नमेंट के साथ एग्री करती कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, तो आपका सेंटीमेंट यही रहना था या आपने अपनी दूसरी ओपोनेंट के हाँ में हाँ मिला के जो है ये फैसला किया? या एज ए पार्टी फैसला था या एज ए ऑपोजिशन फैसला था? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। क्या आपने फरमाया? मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आपका जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनका ये फैसला एज ए पार्टी था फैसला या एज ए पार्ट ऑफ ऑपोजिशन था? नहीं, हमारा तो ये मुतहिदा अपोजिशन का इंडिविजुअली भी, हर पार्टी का भी फैसला है, मुतहिदा अपोजिशन का भी यही फैसला है। हर पार्टी का यही मौक़िफ़ है और हमारा भी मुस्लिम लीग नून का भी यही मौक़िफ़ है, और तमाम पार्टियों का, मुतहिदा अपोजिशन में शामिल तमाम पार्टियों का ये मुश्तरका और मुत्फिका मौक़िफ़ है। अच्छा सर, अब बिल तो हो चुका मंजूर, अब उस पर होगा अमल दरामद, तब क्या करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये तो देखिए, हमने अपना फर्ज अदा किया है। कौम ने देखा है कि हमने अवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करने का जो अवाम में इनका हुकूमती मनसूबा था, उसकी हमने डट कर मुखालफत की, हमने रजिस्ट किया, लेकिन ये उन्होंने बुलडोज किया अपनी मामूली अदबी अक्सरियत की बिना पर उन्होंने उसको बुलडोज किया, लेकिन हमने अपना फर्ज अदा किया। अच्छा सर, आज हाउस के अंदर जो बहस हुई उसमें एक जिक्र किया गया हाई कोर्ट की हेयरिंग का, जिसमें रेफरेंस दिया गया और जिसमें ये कहा गया कि जी जो बाबर अवान साहब हैं, रज़ा रवानी साहब ने कहा कि वो इस्तेहकाक नहीं रखते कि वो आएँ और बिल को पेश करें, जिसको बाद में फ़रोग नसीम साहब ने रिबटल किया और उन्होंने कहा जी उनके पास इस चीज़ का राइट है। तो अपोजिशन के पास इस आर्ग्यूमेंट के अलावा और क्या आर्ग्यूमेंट था आज हाउस के अंदर? देखिए, ये बात ये है कि ये तो हुकूमत जो है, ये वज़ीर आज़म साहब हॉस्टेज बने हुए हैं, जो गैर मुंतखब लोगों के को नरगे में हैं, उन्होंने इनको जरगमाल बनाया हुआ है। प्रोग्राम में ज्वाइन किया था चीमा साहब ने। अब मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब के बाद बढ़ता हूँ वापस अहमद बिलाल महबूब साहब की जानिब। वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म को जो है वो नॉन सिलेक्टेड लोगों ने जो है वो हाईजैक किया हुआ है। बहरहाल गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर, आप बता रहे थे कि जो ऑलरेडी हमारे पास लॉज अवेलेबल हैं उन पे एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से जो नहीं हो पाती, प्लीज़ सर कंटिन्यू। नहीं, वो एग्जीक्यूशन का तो मसला अपनी जगह है, लेकिन कवानीन भी नाकाफ़ी हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के नज़दीक जिन्होंने इसका बिलाखिर फैसला करना है, जैसे APG FATF है या फिर कुछ मामलात में IMF है। तो इसलिए अगर उन्होंने ये फैसला करना है तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते
कि उनकी बताई हुई डायरेक्शंस को डिफाई करें। हमें तो खुद ही ये सारे काम कर लेने चाहिए थे, क्योंकि ये सारी बातें खुद हमारे इंटरेस्ट में भी हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन को मौसर बनाना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के मामलात को रोकना, ये हमारे भी अपने फायदे में है। तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए था कि FATF हमें डायरेक्ट करे और हमें मजबूर करे, हमें उससे पहले ही कर लेना चाहिए था। तो ये कवानीन नाकाफी थे उनके कहने के मुताबिक, इसलिए हमें ये पास करने पड़े। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर ये सारी चेकलिस्ट पूरी करता है फैक्टिव की, और जो उन्होंने कही है या जो उन्होंने नहीं कही, हम उनकी तमाम चेकलिस्ट को पूरा करते हैं, पूरा करने के बावजूद अगर हम ग्रे लिस्ट की जगह ब्लैक लिस्ट की जानिब बढ़ते हैं, तो तब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस होंगी, क्या किया जाएगा, क्या सूरत हाल होगी? बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। ब्लैक लिस्ट में ख़ास तौर पे जाने की इस वक्त नॉर्थ कोरिया है या ईरान है, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा सर हमारे नाजरीन को बताइएगा, ज़रा सिंप्लीफाई कीजिएगा कि क्या 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 सूरत हाल हो सकती है गॉड फॉरबिड। मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो ये होगी कि IMF का जो आपके साथ मुआहदा है वो ख़त्म हो जाएगा। IMF के साथ आपको जो फंडिंग का मुआहदा है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप FATF के कवानीन पर पूरे नहीं उतरेंगे और आप ये ग्रे लिस्ट के उनके जो मुतालबात हैं पूरे नहीं करेंगे, तो फिर ये IMF का ये फंडिंग का जो सिलसिला है ये बंद हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी बात है। इसके बाद बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से जो हमें कुछ इदारे कर्जा देते हैं आसान किस्तों के ऊपर, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसी तरह कोई दूसरे बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, तो वो भी बंद हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत थोड़े रह जाएंगे, फिर आपके इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये बहुत खौफनाक सिनारियो है। अब पाकिस्तान ने आज तक ब्लैक लिस्ट का सामना नहीं किया, ग्रे लिस्ट में तो 2 दफा जा चुका है, लेकिन कामयाबी से बाहर निकल चुका है। तो मैं दुआ ही करता हूँ, क्योंकि इतनी एफर्ट हमने पहले कभी नहीं की ग्रे लिस्ट से निकलने की जितनी इस दफा की है। हमने 14 कवानीन पास किए हैं, अब उनके ऊपर अमल दरामद पे भी कोई सख्ती देखने में आ रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हम इससे बाहर निकल आएंगे। इस सारी सूरत हाल का सर भारत कितना फायदा उठा सकता है या उठा रहा है, या कितनी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए? जी, भारत तो पूरा फायदा उठा रहा है, पूरी कोशिश करेगा। हम तो FATF के मेंबर भी नहीं है, इंडिया FATF का मेंबर भी है, तो वो इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में बेहतर है। लेकिन देखिए, आखिरी जो फैसला होगा वो सियासी होगा, यानी बावजूद इसके कि टेक्निकल ग्राउंड्स भी अहम होते हैं, लेकिन फिर जो मुल्क का वोट देते हैं वो सियासत की बुनियाद पे देते हैं। अमेरिका उनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, और अमेरिका अगर पाकिस्तान के हक में वोट देगा, जो उसे देना चाहिए क्योंकि हमने उसकी बहुत मदद की है अफगानिस्तान के मामले को सेटल करने की, तो वो भी हमारे हक में जाएगा। लेकिन अभी ये बात देखने वाली है कि क्या हमें सियासी मैदान में भी वो तायद हासिल हो जाएगी इन मुल्कों की। चाइना भी हमारा बहुत सपोर्टर है, सऊदी अरब भी अब उसका मेंबर है। अब देखने की बात यह है कि कितने लोग हमें सपोर्ट कर पाए। गुफ्तगू को मजीद यहाँ से कंटिन्यू करेगा, अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जॉइंट सेशन के हवाले से, जिसमें कवानीन को आज पास किया। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नबील गबोल साहब। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि इस बिल को पास किया जाए क्योंकि FATF की जानिब से हम पे एक कंपनसेशन है, हमें कहा गया कि जी आपने इसको करना है। जो लोग ये नहीं करते या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं करती, वो हमारे साथी नहीं है, वो मुल्क के साथी नहीं है। आप इस पे सर कैसे कमेंट करेंगे और आज की सूरत हाल पे कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, FATF का जो मसला था, ग्रे लिस्ट से हमें कहा गया जी ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा अगर ऑपोजिशन सपोर्ट नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन की सपोर्ट से आप जो है 32 ऐसे अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे जिसमें आप जो है वो कानून नैब के अंदर लाना चाह रहे थे जिससे आप लोगों को आगे जाके कल को इमरान खान को और इमरान खान के वजीरों को ही मसला जो है उठाना पड़ता है। और बहरहाल ये आज बिल पास हुआ है, इमरान खान को मुबारक हो कि ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया तो उनको मौका मिला ये बिल पास कराने में।
लेकिन जो स्पीच इमरान खान ने किया है किसी के बाप की बात कि जी इसाक डार के बाप की साइकिल की दुकान थी और ये वो, इस तरह की स्पीच करना मैं समझता हूँ एक प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देती है। और इसी सेशन का फायदा उठाते हुए इन्होंने और कई बिल जो है वो पास करवा दिए ऑपोजिशन की वहां पर गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, वॉकआउट का फायदा उठाते हुए। इसके अलावा फैटफ के बिल के अलावा और भी कितने बिल पास करा लिए। मेरे ख्याल में इमरान खान को शुक्रगुजार होना चाहिए ऑपोजिशन का। अच्छा सर, ये बताएं कि अब बिल तो हो गया मंजूर, चीज़ें जो है वो अब एग्जीक्यूशन की जानिब आएंगी, इस पे कोई स्ट्रैटेजी होगी? वैसे कोई अनलॉफुल एक्ट तो किया नहीं गवर्नमेंट ने, आप अब क्या करेंगे? आपने वॉकआउट कर दिया, कुछ नहीं करेंगे, आपने तो वॉकआउट करके उसको पास करने का मौका दे दिया और क्या कर सकते हैं। हमने तो एक किस्म का इनडायरेक्टली फेवर ही हुआ ना कि वॉकआउट किया तो उनको पास, अगर हम वॉकआउट नहीं करते तो वो पास नहीं कर सकते थे। सर गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो आपको इसको रेजिस्ट करने की क्या ज़रूरत है? हम एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट हेड क्यों ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करेंगे? हम समझते हैं कि अगर बिल पास हो गया है तो अब वो जो बिल पास होने के बाद उनको जो करना है वो करे। रेजिस्ट क्या करेंगे? अब कानून बन गया है तो आपको तो आप तो कोई रेजिस्ट नहीं करेंगे। हमें जो रेजिस्ट करना था वो पहले कर रहे थे हम रेजिस्ट, लेकिन जब आपने देखा ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया तो इसका मतलब आपने जो है विकेट के उस तरफ कोई था ही नहीं खिलाड़ी जो आपका बॉल को कैच करता, तो आपको जो है हमने ग्राउंड ही खाली कर दिया आपके लिए कि आप अकेले ही खेले। अच्छा सर, एक ही टीम ने खेला। अदर देन दिस बिल में वैसे इस सारी सूरत हाल को सामने रखता हूँ, पहले कौमी असम्बली में जो है वो नेशनल असम्बली में ये बिल आया, वहाँ से मंजूर हुआ लोअर हाउस से, उसके बाद अपर हाउस में गया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सियासतदान, आप इसको कैसा देखते हैं? इलीगल कुछ नहीं हुआ, लीगल ही हुआ है, बट लोअर हाउस अपर हाउस से रिजेक्शन होना, उसके बाद जॉइंट सेशन कॉल करना और एक्ट कर देना, आपको लगता नहीं है कि जो लोग वोट से आए हैं, जो लोग गवर्नमेंट मैंडेट पे आए हैं, उनको बहुत वो हर्ट हुए इस चीज़ से, उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं? मेरे ख्याल में अगर आपको जो इस बिल में ये अथॉरिटी दी है कि आप किसी को भी 180 दिन के लिए उठाकर अपने पास रखें बगैर इंक्वायरी, बगैर इन्वेस्टिगेशन, बगैर केस का, अगर कल को आपको उठा लिया जाए और आपको 3 महीने के लिए बिठा दिया जाए और आपसे पूछे कि जी आज से 15 साल पहले आपने फिलहाल गाड़ी खरीदी थी, उसके पैसे कहाँ से आए, तो फिर आपको भी ये एहसास होगा कि यार ये इतना जुल्म मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफी ऐसी चीजें थी जो ऑपोजिशन अपने आप को नहीं बचाना चाह रही थी। एक उसूल की बात थी कि भाई आप 180 का दिन के लिए आप लाइसेंस दे रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी इदारे को, या आप किसी को भी उठा के बंद कर दें और बाद में जब आपको कुछ ना मिला आप बोलिए सॉरी जी 3 महीना आपको रखा था, आप घर जा सकते हैं। आपको लगता है सर कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ जल्दबाजी का शिकार है? बहुत सारे मैटर्स में हमने रिसेंटली आज भी जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने उसका किया, जो रेप केसेस हैं उसके हवाले से, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस हवाले से। आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ फ्रस्ट्रेशन का, कुछ हैसल का, कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है? नहीं, गवर्नमेंट तो देखिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो पहले दिन से है, लेकिन गवर्नमेंट जल्दबाजी, मैं नहीं कहूँगा जल्दबाजी, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को कोई भी फैसला करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आज वो अगर किसी ऑपोजिशन के पार्टी के किसी लीडर को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कल को ये लॉ उनके ही अगेंस्ट भी जो है यूज होगा। तो ये चीज मेरे ख्याल में इमरान खान को सोच के, इमरान खान एक दिन भी जेल में कभी जिंदगी में नहीं रहा है और ना वो जेल वाला लीडर है, तो उसको ये नहीं पता कि जेल के जो गर्मी है वो कैसी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानून में अमेंडमेंट लाना और मनी लॉन्ड्रिंग के हद तक देखे, करप्शन के हम भी खिलाफ, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के हवाले से नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग, आप पैसे लेकर आए ना बाहर जो गए पैसे, अरबों के सूरत में जो है पैसे बाहर गए हैं, आप उनको तो ला तो सकते नहीं है। आपने बिल पास किया, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आपको एक्नॉलेज करती नहीं है। कितनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको रिजेक्ट कर दिए कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सर जब गवर्नमेंट आपकी थी, कोई ट्रीटी क्यों नहीं आप लोगों ने साइन करने की कोशिश गवर्नमेंट के साथ? हम तो अभी गवर्नमेंट में नहीं है ना भाई, हम आज से 10 साल गवर्नमेंट आपकी तब कोई ऐसा ट्रीटी साइन करने की आपकी तब उस वक्त जो है मेरे ख्याल में मैं ऑथराइज नहीं था इस चीज के लिए कि मैं कर सकता था। वो तो उस वक्त ये लीडरशिप से आप जी सवाल करें। बहरहाल आज जो होने वाला है और कल होने वाला है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो बिल पास इन्होंने किया ये इनके अपने ही गले पड़ेगी जो आज मौजूदा हुकूमत है। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या देखते हैं आप इस सारे बिल पास हो जाने के बाद क्या होगा? ये सारे बिल पास होने के बाद फिर ये सब लाइन से खड़े होंगे और सबके
जो झाड़ू फिरेगा उसमें सब शामिल होंगे। सबसे पहले जो है वो पीटीआई के लोग ही होंगे खड़े, उसके बाद फिर जो है तो अपोजिशन के लोग होंगे। उसके बाद अपोजिशन के लोग हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे नबील कबूल साहब। बैक टू यू सर। क्वेश्चन मेरा आपसे अहमद साहब ये है कि इंडिया अफ़गानिस्तान ये दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है विद इन द कंट्री। फैटिफ की जानिब से कुछ कंसर्न्स लोगों के रेज करते हैं, कुछ हल्के कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कंसर्न रेज करते हैं कि फैटिफ डिस्क्रिमिनेशन करता है टुवर्ड्स सम सर्टन स्पेसिफिक कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। आपका इस पर क्या कमेंट है सर? ये पार्टली ये बात दुरुस्त है, इसलिए कि एफएटीएफ का मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि कुछ तो टेक्निकल बातें होती हैं और कुछ सियासी बातें होती हैं। जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, जो बड़े मुल्क हैं, जिनकी वोटिंग पावर एफएटीएफ में बहुत होती है ज़्यादा, अगर आप उनके बताए हुई पॉलिसी पे ना चल रहे हों या उनके बहुत मुखालिफ चल रहे हों, तो फिर आपको पनिश करने का एक तरीका ये भी होता है कि आपको एफएटीएफ के एक्शंस का निशाना बनाया जाता है। और बाज़-औक़ात वो लोग जो बहुत खिलाफ वर्जी कर भी रहे हों, लेकिन वो इन पावरफुल कंट्रीज़ के एलाइज हों या उनके साथ हों, तो फिर वो सरफ नज़र करते हैं, फिर वो आपको इग्नोर करते हैं और आपको चलने देते हैं। सर पावरफुल तो ये सियासत का कंट्री तो यूएन के भी एलाए हैं, फिर सर वो आईएमएफ के भी एलाए हैं, वो फैटिफ के भी एलाए हैं, तो कमज़ोर का तो कहीं पे कोई बस नहीं चल रहा, ताकतवर का राज। दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। कमज़ोर तो भारत एक विक्टिम बनता है, लेकिन फिर कमज़ोर को बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ता है। कमज़ोर फिर ये नहीं, देखिए जो ताकतवर के एलाइज हैं वो गलतियां भी कुछ कर लेते हैं, कुछ जान के भी करते हैं और फिर भी बच निकलते हैं। मैं सर ये से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करूंगा। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद ने। फैसल साहब, आज आपने बिल मंजूर कर लिया, आपने मुबारकबादें भी दी, बहुत मुबारक आपको हो जो सारी सूरत हाल हुई उस पर। आप अपोजिशन के रवैये पे कैसे कमेंट करेंगे? नहीं, उनको भी मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो, सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बिल था। अपोजिशन, सियासत वगैरह वो चीजें अलग होती हैं, लेकिन ये बिल पाकिस्तान के लिए था और भारत की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अब हमने ये कानून साजी कर दी है जो इंतहाई जरूरी कानून साजी थी और इंशाल्लाह फैटिफ में हम इम्प्रूव करेंगे। नून लीग के जमाने में हम ग्रे लिस्ट में चले गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग पे हमने हाथ डालना है, हमने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ कानून साजी करी, हमने ये जो कानून साजी थी ये ब्लैक इकोनॉमी जो है उसके खिलाफ थी, वाइट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं गरीब आदमी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे हालात जो हैं वो मुश्किल में चले जाते हैं अगर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता। तो ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है और अपोजिशन को चाहिए था कि इस पर सियासत ना करते और इस पे जो भी इनकी जायज कोई डिमांड्स होती या तरमीम होती तो वो देखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब जो है उसको टच ना करे। तो हम आखिर दम तक इनको कहते रहे कि ऐसा ना करें। तो आज इन्होंने डिसअपॉइंट किया है। अपोजिशन का रोल तामीरी होना चाहिए, जहां गवर्नमेंट ठीक जाए उसकी तस्दीक करें, जहां गलत जाए उसकी निशानदेही करें। लेकिन बहरहाल अब ये पास हो गई है, पूरी कौम को मुबारक हो, अपोजिशन को भी मुबारक हो। तमाम वो लोग जो कि अपोजिशन में वैसे पार्टीज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमेटीज के अंदर भी बड़ा एक्टिवली काम करते हैं, इनकी लीडरान के अलावा बात कर रहा हूँ, तो सभी का इसमें मैं समझता हूँ कि मुबारक जो है सभी को होनी चाहिए। जी, सभी को होनी चाहिए। फैसल साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, अपोजिशन ही कहती है कि 14 में से 12 तो हमने कवानीन मंजूर कर लिए, ये फैटिफ की जानिब से कोई कानून नहीं था, हुकूमत हमें आई वॉश कर रही है, ये इसकी आड़ में अब जो करने लगी है और जो लोगों के साथ होगा वो वक्त देखेगा और सबसे पहले हुकूमत ही इसका शिकार होगी। थोड़ी देर पहले नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना था, कैसे कमेंट करेंगे? देखें, हम तो उनसे यही कह सकते हैं कि खुदा के लिए अब ये गुमराह करना छोड़ दें, आप आ जाएं, बताएं कौन सी इसमें लेजिस्लेशन जो फैटिफ की नहीं थी। एक एक चीज है, अमाद अजहर जो हमारे हैं उन्होंने कई नशिस्तें की, सारी चीजें आई, फारूक एच नाइक जो हैं उनसे पूछ लें, वो मीटिंग्स में बैठते रहे, पीपल्स पार्टी के बाकी लोग बैठते रहे, PMLN के लोग बैठते रहे, आप सेनेटर साहिबान से पूछ लें, इसमें कौन सी चीज थी जो फैटिफ रिलेटेड नहीं थी। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। ये जो आखिरी जो अभी लेजिस्लेशन पास हुई है ये फैटिफ रिलेटेड थी, इसको तो हम इनको चैलेंज करते हैं कि हमें बताएं कैसे ये फैटिफ रिलेटेड नहीं थी। तो इस तरह गुमराह ना करें आवाम को, अब हो गया, आपने गलती कर दी, अब आगे बढ़ें।
अच्छा, ये मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, मेरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अब आप ने कानून पास कर दिया है, लॉफुल कानून पास हुआ तरीके से जॉइंट सेशन से, ऑपोजिशन के लिए कितने खतरे की घंटी है? देखिए, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। अपोजिशन के लिए तो देखिए, जिनके केसेस चल रहे हैं वो तो उसी तरह केसेस तो चल रहे हैं, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के, वो तो हैं। लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो ब्लैक लिस्ट में चला जाए, तो उसने हर फोरम पे कोशिश की और अब वो नाकाम हुआ। ये पाकिस्तान की जीत है। मैं तो इस वक्त ये बात भी नहीं कहना चाहता कि जी हमने कोई इनके लिए इनको नुकसान देने के लिए ये लेजिस्लेशन की है। देखिए, इनकी भी पार्टीज में 90% लोग तो ऐसे ही होंगे ना जो कि यही कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। वो तो 10% का मसला है, और 10% का मसला आप समझ रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी में भी है, वो PMLN में भी है, वो जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई है, या जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते हैं, या जो चोरी नहीं करते हैं, करप्शन नहीं करते, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपोजिशन में जितने भी लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट हैं, उनकी कामयाबी है ये। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अपोजिशन को कोई टफ टाइम इससे मिलेगा। अपोजिशन को जाहिर है इसमें बहुत सी ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है, और पाकिस्तान के लिए अच्छा होना तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के लिए भी अच्छा होना के मुतरादिफ होना चाहिए। अपोजिशन के लिए भी अच्छा होने के मुतरादिफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है फैसल जावेद खान साहब। अब मैं वापस आ रहा हूँ आपकी जान। क्वेश्चन मेरा आपसे अहमद साहब ये है कि जो तगड़ा है उसके तमाम दोस्त हैं, और जो कमज़ोर है उसका दोस्त कोई नहीं है। जो कमज़ोर है वो बुरे हालों में है। पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना चल जाए। गवर्नमेंट ने कोशिश की, आज बिल पास किया। अगर इसके बावजूद कुछ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है फैटिफ की जानिब से, तो अमेरिका पाकिस्तान का कोई साथ नहीं देता, या कोई और तगड़ी पार्टियां पाकिस्तान का साथ नहीं देती, तो हम बहुत वुल्नरेबल कंडीशन में आ जाएंगे। बिल्कुल बेदस्तो पा है और हमारा कोई साथी नहीं है। अव्वल तो अमेरिका भी मुझे ख्याल है कि वो हमारा साथ देगा, क्योंकि हमने अमेरिका का साथ दिया है। डिप्लोमेसी यही होती है कि आप किसी का साथ देते हैं तो वो भी फिर रिटर्न करता है फेवर। हमने अफगानिस्तान में अमेरिका को एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट से बचाया, बल्कि ख़ासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके लिए तो इस वक्त इलेक्शन के करीब ये बहुत क्रिटिकल मसला था। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जवाबन पाकिस्तान के साथ भी इंसाफ की बात करेंगे। तुर्की है, चीन है, ये भी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं FATF में, और भी इसके अलावा है। तो मेरे ख्याल में हमने इतनी सख्त मेहनत की है, हमने इस दफ़ा इतने कवानीन तब्दील किए हैं, और वाकई हमें देखने में आया है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में भी इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इन बातों को नोट करेगी FATF और हमें ग्रे लिस्ट से निकालेगी। मेरा ख्याल तो ये है। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू कि पाकिस्तान को आने वाले 2 साल 3 साल में इस खित्ते में, साउथ एशियन रीजन में और इंटरनेशनली भी आप कैसा देखते हैं? स्ट्रॉन्ग होता देखते हैं, या आपको लगता है कि कुछ अभी मसले मसाइल का शिकार है इन इंटरनेशनल सिनेरियो? देखिए, इसका दारोमदार इस बात पे है कि हम पाकिस्तान में किस हद तक अपनी पॉलिसियों को इकॉनमी सेंट्रिक बनाते हैं। यानी हमारा पूरा जोर इस किस्म की सियासी दंगलों की बजाय पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने पे होना चाहिए। उस पर अपोजिशन को भी साथ मिला के खड़ा करना चाहिए। अगर आपकी इकॉनमी मजबूत नहीं होगी तो फिर ये सब दुनिया आपको किक अराउंड करती रहेगी और आपको दबाती रहेगी और आपको मुश्किलात में डालती रहेगी। कभी आप एक के दस्तनगर होंगे, कभी दूसरे के होंगे, एक का आगे हाथ फैलाएंगे, कभी दूसरे के आगे। तो मेरे ख्याल में अब हमें इस किस्म की दूसरी अयाशियों में पड़ने के बजाय अपनी इकानमी को बेहतर बनाने, जो चीज़ हमारी इकानमी के लिए बेहतर है उसको करें, जो नहीं हमारे लिए बेहतर है वो हम ना करें, बाकी चीज़ों में ना पड़ें और बाकी चीज़ों को कुछ देर के लिए फ्रीज कर दें और इकानमी पे कंसंट्रेट करें। हमें अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह हमारी कमज़ोर इकानमी रहे और हम दुनिया के सामने धक्के खाते फिरें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी इकॉनमी कमज़ोर है, हम दुनिया के सामने धक्के खाते रहे। हमारे साथ अहमद महबूब साहब मौजूद थे, प्रेसिडेंट हैं पिलडैट के। पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर, इस खित्ते के अंदर अगर मुस्तकम होना है तो सबसे पहले अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। पाकिस्तान की जॉइंट पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में बिल पास किया गया जिसमें फैटिफ के हवाले से जो शराइत रखी गई थी उसको मलूज़ खातिर रखते हुए बिल पेश हुआ, तरमीम हुई, उस पर ऑब्जेक्शन हुई, रिजेक्शन हुई और उसके बाद फाइनली बिल जो है वो पास हो गया अपर हाउस से। अपोजिशन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, वॉकआउट किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटिंग गवर्नमेंट ने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि मुबारकबाद सिर्फ उनके लिए
लिए नहीं, ऑपोजिशन और तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी मुबारकबाद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे कल ज़रूर मुलाकात होगी। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।